नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल धाकड़ और स्वागत है आपका बाबा गैंग पर, जहां पर अभी चल रहा है रियल नंबर्स। रियल नंबर का ये हमारा 5वां लेक्चर है, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल एंड इर्रेशनल को प्रूव करने वाली प्रॉपर्टी। अगर हम 9th क्लास की बात करें तो 9th में आपको दिया गया था कि हम रैशनल या इर्रेशनल दो मेथड से प्रूव कर सकते हैं। एक था बाय लॉन्ग डिवीजन और दूसरा था बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। इतनी इंफॉर्मेशन हम 9th से लेकर आए हैं। क्या कहा? भूल गए? अरे भूल गए तभी तो मैं हूं यहां पर यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भूल गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं 10th क्लास की, जहां पर लॉन्ग डिवीजन तो हट जाता है लेकिन मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो शुरू करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। आप अगर इसको नाम से समझें तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या बोलता है? अगर मुझे इस व्हाइट कलर के बोर्ड को व्हाइट प्रूव करना है तो मैं डायरेक्टली ये नहीं बोलूंगा कि व्हाइट है, मैं इसको बोलूंगा कि ये ग्रीन कलर है, रेड कलर है, येलो कलर है, ब्लू कलर है। जब मैं इस पर रेड ग्रीन येलो की कंडीशन लगाऊंगा तो वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो जब सारे कलर फेल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? ये व्हाइट कलर। वैसे ही एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, क्या होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। अगर क्लास में एक थोड़ा सा कमजोर बच्चा है, मैं डायरेक्टली उसको नहीं बोलना चाहता कि भाई तुम ना बुद्धू हो, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं उसको बोलूंगा तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो बेटा, और उसको बुलाऊंगा स्टेज पे और मैं उससे बहुत ही खराब क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत इजी सवाल पूछूंगा। जब वो इंसान नहीं बता पाएगा वो क्वेश्चन तो वो क्लास में ऑटोमेटिकली बुद्धू प्रूव हो जाएगा। वैसे ही मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है? हम जब भी किसी नंबर को इर्रेशनल प्रूव करने वाले रहते हैं तो हम पहले बोलते हैं कि ये नंबर रैशनल है और रैशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टी उस पर थोप देते हैं। रैशनल होने के लिए 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर 4 में से कोई सी भी कंडीशन को आप वॉयलेट या फेल करवा देते हैं तो वो नंबर अपने आप बन जाता है इर्रेशनल। जी हां, इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो आइए शुरू करते हैं किसी एग्जांपल से। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि लॉन्ग डिवीजन 10th क्लास के कोर्स में नहीं है, ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा। अब बचता है क्या? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मैंने आपको कहा था इर्रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए पहले आपको रैशनल नंबर मान के चलना पड़ेगा। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। अगर √2 रैशनल नंबर है तो ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वहां पे ये लिखना पड़ेगा √2 इज इक्वल टू p/q। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपने स्क्वायर किया तो √2 का स्क्वायर 2 और p/q का स्क्वायर p²/q²। q² को वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये स्टेटमेंट देख के आपको समझ में आ रहा है कि p² की सारी वैल्यू में 2 मल्टीप्लाइड रहेगा। p² की वैल्यू क्या है? p² की वैल्यू है 2q²। इसका मतलब p² की सारी वैल्यूज में 2 मल्टीप्लाइड रहेगा। तो एक शब्द में तो ये बोल सकता हूं कि 2 मल्टीपल है p² की वैल्यू का, या फिर ये बोल सकते हैं कि p² की सारी वैल्यूज 2 से डिविजिबल है, या फिर दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि p² का एक फैक्टर है जो कि है 2। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर p² की वैल्यू में 2 का इन्वॉल्वमेंट इस तरह से है तो मैं एक तो ये बोल सकता हूं कि p² की सारी वैल्यू 2 के मल्टीपल में है। उसी चीज को दूसरे शब्द में ये बोल सकता हूं कि p² की सारी वैल्यू 2 के डिविजिबल में है। मल्टीपल या डिविजिबल ना बोलकर एक नया शब्द आ जाता है, वो है फैक्टर। तो ये बोल सकता हूं कि 2 इज फैक्टर ऑफ p²। तो दोस्तों अगर मैं ये बोल रहा हूं कि 2 इज फैक्टर ऑफ p² तो ऐसी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती कि जो p² जिसका 2 फैक्टर हो और p का फैक्टर ना हो। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि p² की वैल्यू मान लेते हैं क्या हो सकती है 4 या 16 या 64। अगर p² की ये वैल्यू है तो p की वैल्यू क्या होगी 2
4 8 है ना, p की वैल्यू ये तो p स्क्वायर ये, p की वैल्यू ये तो p स्क्वायर ये, p की वैल्यू ये तो p स्क्वायर ये। इसका मतलब 2 अगर p स्क्वायर का फैक्टर होगा तो 2 को p का फैक्टर होने से कोई रोक नहीं सकता। ये तो वही बात हो गई कि भाई एक 10th क्लास के बच्चे ने अगर 12th के बच्चे को मार दिया तो 11th के बच्चे को तो ऐसे ही मार देगा। नहीं मजाक कर रहा था, ठीक है। तो अब हम लोग लेते हैं 2 इज फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 इज फैक्टर ऑफ p ऑल्सो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? 2 अगर p स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 p का फैक्टर भी होगा ही होगा, ये अंडरस्टूड सी बात है। तो दोस्तों अगर 2 p का फैक्टर है तो p की सारी वैल्यू 2 के फॉर्म में ही रहेंगी, p इज इक्वल टू 2k रहेगा ही रहेगा। तो अगर p इज इक्वल टू 2k है, k की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है 1 2 3 4 5, क्योंकि 2 फैक्टर है p का, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि p की वैल्यू 2k के फॉर्म में रहेंगी, राइट। तो मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं। आप ये देखिए p स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। यहां पर मेरे पास एक इक्वेशन जनरेट हुई जिसका नाम था p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। यहां पर मेरे पास दूसरी इक्वेशन जनरेट हो गई है जिसका नाम है p स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। इसका मतलब मैं यहां पर p स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। अगर p स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दी जाए तो आपको मिलेगा p स्क्वायर की जगह क्या आएगा, यहां पे कैंसिलेशन हो जाएगा। तो ध्यान से देखने पर आपको समझ में आएगा कि जिस उलझन में, जिस जाल में हमने p स्क्वायर को फंसाया था उसी जाल में हमने q स्क्वायर को भी फंसा दिया है। मतलब p स्क्वायर की वैल्यू का हमने कहा 2 फैक्टर बना दिया, वैसे ही यहां पर भी 2 को हमने q स्क्वायर का फैक्टर बना दिया। और आप दोबारा से ये बोल सकते हैं कि भाई अगर 2 फैक्टर है q स्क्वायर का तो 2 फैक्टर है q का भी। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि भाई जो 2 है ना, ये p का भी फैक्टर है और ये q का भी फैक्टर है। हाँ, तो आप सही समझे, हमने कौन सी कंडीशन वायलेट कर दी? हमने वायलेट कर दी चौथी कंडीशन, जो कि थी कि p और q दोनों कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम मतलब कि उनका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। लेकिन 1 के अलावा यहां पे एक और फैक्टर पैदा हो गया है, क्या? 2। अगर 2 भी फैक्टर है p और q का तो भाई ये कोप्राइम नहीं है। और यार ये कोप्राइम नहीं है तो ये रैशनल कैसे हो सकते हैं? जी हाँ, तो हमको ये पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी कि आप ये समझ चुके हैं कि जो आपने रैशनल माना वो आपका अजम्पशन गलत था, क्योंकि ये कोप्राइम नहीं है तो ये रैशनल नहीं हो सकते। और हम बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ये बोल सकते हैं कि भाई दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। तो दोस्तों इस तरह से आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। चलिए खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात और समझा दूं कि अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये मेथड तो बहुत लंबा करवा दिया मैंने, उसने बहुत छोटा मेथड करवाया है। जी हाँ, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा कि आप उस मेथड को फॉलो करें, क्योंकि जो एनसीईआरटी में मेथड दिया हुआ है उन्होंने 4 में से पहली कंडीशन वायलेट करी है, मतलब इंटीजर वाली। मैंने वायलेट करी है कोप्राइम वाली। इंटीजर वाली वायलेट करने पे वो 3 या 4 स्टेप में ओवर हो जाता है, लेकिन जब मैं कोप्राइम वाली कंडीशन वायलेट करता हूं तो इतना लंबा लगता है आपको करने में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर का आएगा और अगर आपने वो इंटीजर मेथड का सॉल्व कर दिया तो आपको 4 में से सिर्फ 3 नंबर मिलेंगे, क्योंकि उसका वेटेज बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर का है। मैं बोर्ड की कॉपी चेक करता हूं, मुझे अच्छी तरह पता है कि किस तरह से नंबर मिलते हैं। कृपया करके विश्वास करिए, आपको इसमें अगर टफ लग रहा है मैं अभी आपको 2 एग्जाम्पल और दे दूंगा, आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। आपको मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि आप 1.5 मिनट में ये सवाल कर देंगे, इसमें टाइम नहीं लगेगा। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं ये क्वेश्चन 1.5 मिनट में कर देते हैं, रियली 1.5 मिनट में ये क्वेश्चन मैं उनको रटवा देता हूं, बिल्कुल दिमाग में घुस जाता है उनके सवाल, एक एक स्टेप वो 1.5 मिनट में लिख देते हैं। तो 1.5 मिनट मतलब ऐसा है कि आपको बहुत टाइम लग नहीं रहा, तो आप इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रस्ट मी, मैं भी आपको इस क्वेश्चन के बाद बहुत ईजिली ये याद कराने वाला हूं। ये वीडियो देखते देखते आप इसको याद कर लेंगे, ट्रस्ट मी। ओके, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके पहले इसको आप नोट कर लीजिए।
जी हाँ, एक एक स्टेप हर चीज नोट करनी है, कुछ मिस नहीं करना है, एज इट इज एग्जाम में लिख के आना है इसको। तो दोस्तों ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, जहां पर हमने पिछले क्वेश्चन में रूट 2 को इर्रेशनल प्रूफ किया था, वहीं पर अब हम इस क्वेश्चन में रूट 3 को इर्रेशनल करेंगे। बिल्कुल चीजें सेम चलेंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर से वही लिखेंगे, लेट रूट 3 बी रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यहां पर आएगा 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को वहां मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब ध्यान सुनिएगा, यहां पर पी स्क्वायर की सारी वैल्यू 3 के मल्टीपल में है, या फिर ये बोल सकते हैं कि 3 के डिविजिबल में है, या फिर एक और बात है, बोल सकते हैं कि 3 इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। सीधी सी बात है, वही वाली कहानी, जब 10th क्लास का बच्चा 12th वाले को मारेगा तो 11th वाले को तो ऐसे ही मारेगा ना। तो 3 अगर पी स्क्वायर का फैक्टर रहेगा तो 3 पी का फैक्टर भी रहेगा, और अगर 3 पी का फैक्टर है तो पी की वैल्यू क्या होगी, 3k के फॉर्म में, वेयर k कैन बी एनी इंटीजर, राइट। अब p इज इक्वल टू 3k, दोबारा से स्क्वायर कर देंगे तो ये आएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर। ये p स्क्वायर की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूंगा, और यहां पर आएगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर की जगह 9k स्क्वायर। यहां पर आपके पास वैल्यू आई q स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। जिस जाल में हमने p स्क्वायर को फंसाया था, उसी जाल में हमने q स्क्वायर को भी फंसा दिया और बोल दिया कि 3 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। 3 अगर q स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 Q का फैक्टर भी रहेगा। तो इसी तरह से हमने ये बोल दिया कि भाई ये नंबर आपका फैक्टर जो है 3 P और Q दोनों का है। 3 अगर P और Q फैक्टर दोनों का है तो वो कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम नहीं है तो इसका मतलब वो रैशनल नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे अजम्पशन गलत थे, हमारे अजम्पशन रॉन्ग थे। देयरफॉर बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो दोस्तों ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जहां पर थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है क्वेश्चन में पॉइंट। प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। भाई जैसा जैसा मैं बोलता जाता हूं वैसा वैसा लिख लो। ये तो और भी आसान है पिछले क्वेश्चन से, ये छोटा भी है। क्यों है? क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी सी 3 लाइन लिखनी है बस। इधर पे आप देखेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 प्लस 2 रूट 5 को रैशनल लिखना है, जो कि आप पहले भी लिखते थे कि लेट अस अज्यूम 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। यहां पे स्क्वायर इसका कुछ नहीं करना भाई, आपको रूट के अलावा सारी की सारी टर्म्स को इधर भेजना है। बाय चांस आपने सबको यहां भेजा तो आपके पास रूट 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5/2 क्यू माइनस 3/2, क्योंकि ये 2 जो है वो यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा और यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3/2 आ गया। आपको फिर ये बोलना है कि p और q क्योंकि इंटीजर है इसीलिए p/2q माइनस 3/2, जो कि ये राइट हैंड साइड वाली पार्ट है, इज अ रैशनल नंबर। तो रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। पर क्योंकि हम जानते हैं कि रूट 5 रैशनल नहीं है, इर्रेशनल है, जैसे में लिखा है रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग। देयरफॉर 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। सिर्फ इतनी सी कहानी है, आपको ये नोट करना है, दैट्स इट। बाय चांस आपके क्वेश्चन में 3 प्लस 2 रूट 5 की जगह आ गया रूट 3 प्लस रूट 2, तो काम तब भी सेम रहेगा, बस इतना में अलग रहेगा कि इसको p बाई क्यू करके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। मतलब 3 प्लस 2 रूट 6 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। और फिर अब वही कहानी जो यहां से स्टार्ट हुई कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, अब यहां स्टार्ट होगा 5 प्लस 2 रूट 6 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, और सारी टर्म्स उधर भेज देंगे रूट के अलावा, तो आपके पास बचेगा। और फिर वही स्टेटमेंट जो हमने यहां पर लिखा है p/2q माइनस 3/2 के लिए, और फिर हम लिखेंगे p स्क्वायर बाई 2q माइनस 5/2 के लिए, और फिर वही कहानी। तो ये चीजें और भी सिंपल हो जाती हैं अगर इस फॉर्म में आ जाएं तो। बेसिकली इस फॉर्म में नहीं आएंगी क्योंकि पिछले 2 साल से कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं। अगर आपको आएगा तो रूट 2, रूट 3 या रूट 5 के बारे में आएगा या रूट 7 के बारे में आएगा, तो आपको वही सेम मेथड यूज करना है जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताए हैं। तो दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको लिखवा है आपको वैसे ही लिखना है, एग्जाम में एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। तो बाबा जी और रफू चक्कर, इसको जब तक आप नोट कर लीजिए।
तो दोस्तों हम अपने वीडियो के उस पार्ट में आ गए जहां पर हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग की और नॉन टर्मिनेटिंग की। जी हाँ, वैसे तो अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको आप यूजुअल मेथड से डिवाइड करके ये पता लगा सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं, लेकिन बोर्ड में एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जहां पर वो पूछेगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड आउट दिस फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जी हाँ, अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है p बाय q के फॉर्म में तो आप उसके डिनोमिनेटर को देखकर ये जज कर सकते हैं बिना एक्चुअल डिवीजन के कि वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग आंसर देगा या नॉन टर्मिनेटिंग आंसर। जैसे कि आपको बोला गया है यहां पे टर्मिनेटिंग की कंडीशन कि इफ अ फ्रैक्शन इज देयर p बाय q वेयर q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m। अगर आपका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में दिया हुआ है जहां पर n और m होते हैं कोई से भी होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ऐसे कोई नंबर हो आपका तो वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। वहीं पे नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो नंबर जहां पे डिनोमिनेटर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, तो ये हो जाता है आपका, जी हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे एग्जाम्पल्स में जहां पर दिया हुआ है 2/5 फ्रैक्शन, यहां पर क्या बोलेंगे आप, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? आप बोलेंगे सर ऐसा कुछ होना चाहिए। आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, माना यहाँ 5 की पावर 1 है पर यहाँ पे 2 भी होना चाहिए था। दोस्तों अगर नहीं है तो लिख दो 5 की पावर 1 और 2 की पावर 0 लिख दो। अब आप बोलेंगे सर अरे ये था ही नहीं, आपने कैसे लिख दिया खुद से? क्योंकि मैंने यहां पर बोला हुआ है कि m और n होल नंबर ही होगा, मतलब 0 भी हो सकता है। तो अगर ये 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1 है इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हुआ। वैसे ही अगर मैं 4/75 की बात करूं तो 75 होता है 5 स्क्वायर इंटू 3। तो अब आप मत बोल देना कि सर यहां पे 2 की पावर 0 लगा दो, क्योंकि 2 की पावर 0 लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी रूल वायलेट कर रहा है। आपका टर्मिनेटिंग होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 की पावर और 2 की पावर होना जरूरी है। ये 3 हो गया, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अच्छा 7/500, तो ये 500 को मैं अगर स्प्लिट करूं तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर मतलब m और n आपके होल नंबर के फॉर्म में है और आपका ये फॉर्मेट मैच कर रहा है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग। 13/455, 455 को स्प्लिट करूं तो आएगा 5 इंटू 91, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि ये कुछ इस फॉर्म में है, 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं है। अब बढ़ते हैं 1600, यहां पर 1600 को अगर स्प्लिट करें, देखिए आप 2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, इसको मैंने ब्रेक कर दिया है 16 इंटू 100, तो ये है आपका 16, ये है आपका 100। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो जी हाँ ये मेरा टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में है। 343 की बात करूं तो 343 होता है मेरा 7 क्यूब, यहां पर 2 की पावर n और 5 की पावर m नहीं है, तो ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो दोस्तों इस तरह से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में बोला हो विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड आउट गिवन फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैं राहुल धाकड़ साइनिंग ऑफ, तब तक के लिए गुड बाय।